नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में। आपके साथ में हूं दिव्या। शुरुआत करते हैं खबरों की, जहां उत्तराखंड का विधानसभा सत्र राज्यपाल के अभिभाषण के साथ सोमवार को शुरू हो गया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान विपक्ष ने सदन में हंगामा नहीं किया। अभिभाषण शांतिपूर्ण तरीके से पूरा हुआ। जय हिंद। मैं आप सभी महानुभावों का पंचम विधानसभा वर्ष 2024 के प्रथम सत्र में हार्दिक स्वागत करता हूं। विकसित भारत के संकल्प में विकसित उत्तराखंड परिकल्पना नहीं, विश्वास है, संकल्प है। विकसित राज्य की ओर अग्रसर उत्तराखंड के निर्माण में सभी विधानसभा सदस्यों एवं जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के सभी जनप्रतिनिधियों, विशेष रूप से राज्य आंदोलनकारी तथा आम जन जिन्होंने प्रदेश की प्रगति में अहम योगदान दिया है, सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र को लेकर के विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज दिन भर सत्र की कार्यवाही के दौरान महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा गया, जो कि सरकार के कामकाज पर आधारित था, जिसको विधानसभा अध्यक्ष ने विस्तृत रूप से जिसका पठन किया। बता दें, बजट सत्र की कार्यवाही मंगलवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, जबकि मंगलवार को सदन की कार्यवाही प्रश्नकाल से शुरू की जाएगी। देखिए, आज तो हमारे माननीय गवर्नर साहब का अभिभाषण रहा और बहुत अच्छे से आज सत्र का पूरा समय बीता। उसके बाद 3 बजे बाद हमने फिर जो है जो परंपरा है कि अध्यक्ष माननीय गवर्नर साहब का अभिभाषण पढ़ते हैं, तो वो मैंने पढ़ा। उसके बाद हमारी जो कार्यमंत्रणा की सिफारिशें होते हैं वो सदन में लाई जाती हैं और वो पास की जाती हैं, तो ध्वनिमत से पास हुई हैं। उत्तराखंड विधानसभा में धामी सरकार के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल का अभिभाषण हुआ, जिसमें अभिभाषण के माध्यम से जनता को राज्य सरकार के उन सभी जन कल्याणकारी नीतियों को बताने का कार्य हुआ, जिससे प्रदेश विकास के पथ पर अग्रसर हो सकता है। कार्यमंत्रणा समिति की बैठक बिना विपक्ष के होने पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि बहुत से प्रयासों के बाद भी विपक्षी सदस्यों ने कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया। बता दें कि गैरसैंण में सत्र न आहूत करने पर संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि उनके द्वारा विधायकों की भावनाओं का सम्मान किया गया है, जिसने पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने इस सत्र को देहरादून में कराने की मांग की थी। देखिए, गैरसैंण का जहां तक बात है, मैं अनेकों बार आपसे बता चुका हूं, मैं दोहराना चाह रहा हूं कि माननीय विधायक गणों के द्वारा जिस प्रकार से लिखित में अध्यक्ष विधानसभा जी को एक प्रतिवेदन दिया गया कि आप ये वाला सत्र देहरादून में करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हुए सरकार ने निर्णय लिया कि हम लोग ये सत्र देहरादून में करेंगे। और उस पत्र में कांग्रेस के विधायक भी, निर्दलीय विधायक भी, अन्य विधायकों के भी सिग्नेचर थे। तो स्वाभाविक रूप से सरकार माननीय सदस्यों का, जो विधानसभा के माननीय सदस्य हैं, उनका स्वाभाविक रूप से उनका सम्मान करती है। उस आधार पर निर्णय लिया गया है। और देहरादून में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए सरकार की योजनाएं देश भर में समान रूप से लागू की गई है।
स्वयं सहायता समूह से जुड़ी 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं। यदि राज्यवार आंकड़ों की बात की जाए तो ये परिणाम बीजेपी के लिए सुखद साबित होगा। वहीं आपको बता दें कि जिन राज्यों में बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं, उन राज्यों में लखपति दीदियों की संख्या काफी ज्यादा है। यदि बात की जाए उत्तराखंड की तो 29,978 महिलाएं अभी तक लखपति दीदी बन चुकी हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने कहा कि ये सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यदि उत्तराखंड की बात करें तो यहां महिला लखपति नहीं बनी है। बता दें कि यदि लखपति दीदी ने सच्चाई होती तो कोई भी महिला उत्तराखंड में धरना प्रदर्शन नहीं करती, ऐसा कहना था। ये सिर्फ और सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। यदि बना दिया गया होता तो आप अभी भी जाकर देखिए, तमाम महिला समूह सड़कों पर उतरे हुए हैं। यदि उत्तराखंड की महिलाएं सशक्त होती तो फिर इस तरह से बेजार स्थिति आपको स्वास्थ्य सेवाओं की और शिक्षा सेवाओं की नहीं दिखाई पड़ रही होती। ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का झूठ, आडंबर और प्रपंच है और कोई उसके पास काम नहीं है, सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी करने के अलावा। यहाँ प्रति व्यक्ति आय जितनी हम छोड़कर गए थे अपनी सरकार के समय पर, उससे 1 इंच आगे तो धामी सरकार या भाजपा की सरकारें बढ़ा नहीं पा रही हैं। ऊपर से महिला सशक्तिकरण की बड़ी बड़ी बातें। आज 23 साल का हो गया उत्तराखंड, लेकिन महिलाओं की वही स्थिति है। पीठ पर घास का बोझ है और किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर नतीजा 0 है। वही खबर देहरादून से है, जहां मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के नेता रविंद्र आनंद ने बजट सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर अर्धनग्न होकर के आइसक्रीम खाते हुए प्रदर्शन किया, जिसमें साफ साफ ये सुना जा रहा है कि पहाड़ियों को ठंड नहीं लगती। आइसक्रीम खाते हुए उन्होंने नहाने का भी प्रयास किया, लेकिन मौके पर मौजूद पुलिस बल ने उन्हें बलपूर्वक हिरासत में ले लिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि देहरादून विधानसभा के बाहर अर्धनग्न होकर आइसक्रीम खाते हुए प्रदर्शन करना कहां तक उचित है। यदि उन्हें गैरसैंण में बजट आहूत करने की बात सरकार को कहनी थी तो इसके लिए वो अन्य तरीके इस्तेमाल कर सकते थे। ये जो तरीका इस्तेमाल किया वो गलत था। ये खबर बता रहे हैं आपको देहरादून से, जहां पर विधानसभा सत्र में नेता के जो है कारनामे देखने को मिले। आम आदमी पार्टी के नेता का ये स्टंट, ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर वे विधानसभा के बाहर अर्धनग्न होकर के प्रदर्शन कर रहे थे, जिसे पुलिस ने जो है बलपूर्वक उन्हें अपनी गाड़ी में बैठाया और वहां से ले गए। ठंड नहीं लगती है, पहाड़ियों का ठंड लगती है, पहाड़ियों को ठंड लगती है। पहाड़ी तो हिमालयी प्रदेशों में रहने वाला आदमी है, पहाड़ी को ठंड नहीं लगती है। वहीं कांग्रेस के रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा पर 24 फरवरी को हुए जानलेवा हमले के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने देहरादून के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर जसविंदर सिंह गोगी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार का पुतला दहन किया। बता दें कि जसविंदर सिंह गोगी ने कहा कि बीजेपी नेताओं की शह पर रुद्रपुर महानगर अध्यक्ष सीपी शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ है। ये खबर आपको बता रहे हैं रुद्रपुर से, जहां पर सीपी शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके विरोध में जो है प्रदर्शन किया गया। बीजेपी सरकार का पुतला दहन भी जो है इसमें किया गया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी नेताओं का पुतला फूंका। ये खबर आप देख सकते हैं, ये तस्वीरें जहां पर सीपी शर्मा पर जानलेवा हमला हुआ था, उसका कांग्रेस ने विरोध जताया है। और साथ ही ये विरोध प्रदर्शन की तस्वीरें पुतला दहन करते हुए की ये तस्वीर आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, जहां पर सीपी शर्मा पर हुए जानलेवा हमले का विरोध किया गया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंका है बीजेपी सरकार का। बीजेपी पर निशाना साधते हुए पुतला फूंका गया है। सीपी शर्मा जी पे जानलेवा हमला हुआ है 24 तारीख और आज तक जिन लोगों ने हमला किया है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उन्हें कहीं ना कहीं बचाया जा रहा है। इसलिए हमारे में आक्रोश है और इस घटना की हम लोग जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है। हमारे साथियों में आक्रोश है, इसलिए हम भाजपा सरकार का पुतला दहन कर रहे हैं। और कानून व्यवस्था जिस निचले स्तर पर आ चुकी है बहुत ही सोचनीय विषय है।
और हमारी मांग है जिन लोगों ने उन पर हमला किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और इस तरह की वारदातें भविष्य ना रिपीट हो और कुछ एग्जाम्पल सेटअप होना चाहिए। और वहीं चमोली में सरकारी और आम जनता के धन का किस तरह दुरुपयोग और बंदरबाट किया जा रहा है। दरअसल जिले का प्रथम जो पंचम केदार कल्पेश्वर महादेव मंदिर और पंच बद्री ध्यान बद्री को जोड़ने वाली हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर दूसरे चरण का सड़क चौड़ीकरण का कार्य प्रगति पर है। लगभग 14 करोड़ की भारी भरकम राशि से 14 किलोमीटर मार्ग को चौड़ा करके सुधारीकरण किया जाना है, जिसके तहत उर्गम लघु जल विद्युत परियोजना हेलंग उर्गम के उच्च अधिकारियों के साथ उर्गम घाटी के जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी और ग्रामीणों ने संयुक्त निरीक्षण किया। वहीं हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पर कई जगह पर चढ़ाई खत्म करने और भूस्खलन वाले क्षेत्र में दीवार निर्माण किए जाने समेत कई मुद्दों पर वार्ता की गई। बता दें, संयुक्त निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों ने देखा कि सड़क के पुस्ते और स्कबर निर्माण पर रेत की जगह घटिया सामग्री और मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है, जिसे देखकर ग्रामीणों और जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा, जिसके बाद ग्रामीणों ने ठेकेदारों के खिलाफ नारेबाजी करना शुरू कर दिया और ठेकेदारों पर कार्रवाई की मांग भी की। और आज हमने उर्गम घाटी की समस्त जनप्रतिनिधियों का और विभाग के अधिकारियों का एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया और उसमें हमने पाया कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पे जो और आज हमने उर्गम घाटी की समस्त जनप्रतिनिधियों का और विभाग के अधिकारियों का एक जॉइंट इंस्पेक्शन किया और उसमें हमने पाया कि हेलंग उर्गम मोटर मार्ग पे जो पीएमजीएसवाई फेज सड़क का जो कार्य चल रहा है, बहुत ही घटिया निर्माण कार्य ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है, जिसमें विभाग के कर्मचारियों ने की भी उन पर कोई देखरेख नहीं है, कोई उनके बाद स्पष्ट वो नहीं है। आप देख सकते हैं कि इस प्रकार का रेत यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज हमने देखा कि जहाँ पे रेत का प्रयोग किया जा रहा है, बहुत ही घटिया रेत का प्रयोग किया जा रहा है। हमने लगातार जिला प्रशासन को भी अवगत कराया, हमने तहसील प्रशासन को अवगत कराया, लेकिन उसके बाद भी कोई सचेत कार्रवाई नहीं हो पा रही है और ये बिल्कुल भ्रष्टाचार की सीमा को पार कर दिया है पीएमजीएसवाई पोखरी ने। और हम जिला प्रशासन से और प्रदेश सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि जो सरकार का पैसा सरकार जनहित के लिए खर्च किया जाना था, उस पैसा का दुरुपयोग यहाँ पे किया जा रहा है। अथवा इन ठेकेदार के खिलाफ और इस विभाग के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में ऐसे भ्रष्टाचारी कार्य जो इस सड़क पर न हो पाए। और वहीं चमोली में खूबसूरत पहाड़ों पर बर्फबारी और प्राकृतिक नजारों को नजदीक से निहारने के लिए जनपद के तमाम पर्यटन स्थलों पर देश और दुनिया भर से भारी संख्या में सैलानी जुटे रहे हैं। बता दें कि जिले के विश्व प्रसिद्ध तुंगनाथ चौपटा सहित अनेकों पर्यटक स्थलों पर हर दिन पर्यटक उमड़ रहे हैं, जिससे यहाँ के पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए स्थानीय लोगों को आजीविका में भी शानदार इजाफा हो रहा है। सैलानियों की भारी तादाद होने से यहाँ के होटल व्यवसायी, होम स्टे संचालकों और ट्रैक्टरों में जो है काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ट्रैकर जो ट्रैकिंग वहां पर की जाती है, उनमें भी जो है काफी उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है। बता दें कि होम स्टे संचालक और ट्रैकिंग के हीरा सिंह गढ़वाली ने बताया कि इस बार बारिश और बर्फबारी काफी देर से शुरू हुई है, लेकिन जिस तरह से पर्यटक स्थलों को देखने और आनंद लेने के लिए लोग आ रहे हैं, उससे उनके होम स्टे और ट्रैकिंग का व्यवसाय बहुत अच्छा चल रहा है। मैं कल शाम को पहुंचा। इतनी उम्मीद तो नहीं थी कि इतनी बर्फ मिलेगी, लेकिन बिस जी के होम स्टे में रुके। शाम को हम लोग इधर बैठी आग ताप रहे थे, अचानक से हल्की हल्की स्नो गिरनी शुरू हुई और फिर गिरती चली गई और पूरी रात को ऐसे 10 बजे तक स्नो हुई। हमने तो ऐसी उम्मीद करी नहीं थी, लेकिन अब फिर यहाँ बहुत ही सुंदर हो रहा है। ऐसे चारों तरफ स्नो से कवर्ड पहाड़ है, हमने तो ऐसी उम्मीद करी नहीं थी, बट ऐसे काफ़ी अच्छा माहौल हो रहा है अब इधर। तो मैं दिल्ली से आई हूँ। हम कल शाम को यहाँ पहुँचे और हमारे आते से हल्की सी बर्फ गिरने लग गई और रात को 10 बजे तक लगभग बर्फ ही गिर रही थी। हम बिस जी के होम स्टे में रुके हैं, जहाँ मतलब उन्होंने हमें इतना बढ़िया खाना खिलाया और हमारी बहुत अच्छी देखभाल की। और आज एकदम धूप वाले। मैं जल निगम से कनिष्ठ अभियंता सचिन पवार। यहाँ वाण गांव में जल जीवन मिशन का कार्य
प्रारंभ हो चुका है और मैं अपनी साइट देखने कल यहाँ आया था और कल शाम को वापसी होनी थी, परंतु बारिश बहुत अत्यधिक बर्फबारी होने के कारण मेरे को इधर ही रुकना पड़ा और वाण गांव की साल की पहली बर्फबारी हमने देखी और शाम को तो मौसम काफ़ी ठंडा था और आज अगले दिन चारों तरफ बर्फ का पहाड़ देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है। और वाण गांव बड़ा ही एक अलग सा शांत सा और यहाँ बेदनी बुग्याल जैसे ट्रैक हैं। काफ़ी लोग यहाँ पर्यटक घूमने आते हैं और जो नहीं आ पाते उनसे भी मेरी गुजारिश है कि यहाँ आकर देखें, इस क्षेत्र को एक्सप्लोर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ आकर पर्यटन। खबरों में बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता विधेयक को राज्य विधानसभा में पारित कर पुष्कर सिंह धामी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में इतिहास रच दिया। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पारित करने की मैं अनुज्ञा चाहता हूँ। विधेयक के पारित होते ही उत्तराखंड बन गया है स्वतंत्र भारत का पहला ऐसा राज्य जिसने संविधान निर्माताओं के समान नागरिक संहिता के लिए देखे गए स्वप्न को धरातल पर उतारने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए। 2 साल पहले मुख्यमंत्री धामी ने प्रदेश की जनता से समान नागरिकता संहिता कानून को प्रदेश में लागू करने का जो वादा किया था, उस वादे को पूरा करके प्रदेश सरकार ने अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाकर अपनी वचनबद्धता को बखूबी साबित किया। इस कानून में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता, उत्तराधिकार, गोद लेने जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है। यह कानून सबको एक तरह से समानता का कानून है, सबको एक रूपता का कानून है, सबकी एकता का कानून है, सबका समान अधिकार का कानून है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में सभी नागरिकों के लिए समान कानून लागू करने की बात कही गई है। आने वाले समय में देश के अन्य राज्यों के लिए भी मील का पत्थर बनेगा। लिया था जो दृढ़ संकल्प, उसे पूरा किया। उत्तराखंड में यूसीसी विधेयक पारित किया। ब्रेक के बाद खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां उत्तराखंड मौसम विभाग ने एक बार फिर से पूरे प्रदेश भर के लिए पूर्वानुमान जारी कर दिया है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 1 से 2 दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा कि 26 और 27 फरवरी को उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर जिलों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और 3000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी देखने को मिल सकती है। हालांकि उसके बाद आने वाले कुछ दिनों तक मौसम साफ रहने के अनुमान भी मौसम विभाग ने जताए हैं। आज आपकी 26 तारीख फरवरी के है। विंटर सीजन के हम करीब समाप्ति की तरफ हैं। 2 से 3 दिन और बचे हैं। तो आज और कल जो हल्की बारिश की या बर्फबारी की एक्टिविटी जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड के, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो वहाँ हल्की से बहुत हल्की जो एक्टिविटी आज आप देखने को मिलेगी कुछ जगहों तक में। और जब आप कल जाएंगे 27 तारीख को, तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कुछ जगहों तक हल्की मध्यम तक की एक्टिविटी मिल जाएगी बारिश की और बर्फबारी की। लेकिन जो और हिल वाला जो एरिया हमारा है उत्तराखंड का, तो उसमें भी जो है छुटपुट लाइट एक्टिविटी जो है रेन स्नो की वहां पर भी दिखेगी। जहां तक है फिर स्नोफॉल की बात है या बर्फबारी की बात है, तो वो 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र है पहाड़ों में, वहीं पर उसकी मिलने की संभावना है। तो कोई विशेष एक्टिविटी नहीं है, लाइट एक्टिविटीज है, छुटपुट ये रहेगी। अंदर के डिस्ट्रिक्ट में थोड़ा, जैसे मैंने बोला कि 4 से 5 डिस्ट्रिक्ट हमारे अंदर के हैं उत्तराखंड के, तो उनमें कुछ जगहों तक में ये हल्की या हल्की से मध्यम तक की कल जो है वो एक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। अगली खबर उधम सिंह नगर से है, जहां जल मिलन कार्यक्रम के तहत जो है रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा जनता की समस्याओं को उन्होंने सुना और उसका निपटारा किया। कई समस्याओं को जल्द ही निस्तारण करने की बात भी कही। जन मिशन के दौरान पूर्व जिला पंचायत सदस्य राजेश बजाज को भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया। बता दें कि इस कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता प्रीत ग्रोवर भी जो है वो मौजूद थे और इस दौरान विधायक शिव अरोड़ा ने कहा
कि कुछ क्षेत्रों में विकास कार्य रह गए हैं, उन्हें पूरा करने का प्रयास हम कर रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता के लिए नई नई योजना लेकर के आ रहे हैं और हमारी सरकार चहुमुखी विकास कर रही है। हमें उनके हाथ को और मजबूत करने की जरूरत है। क्या रहेगी कि आप लोग देखिए जी, हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। एक होता क्या, कभी कभी हम जीवन में कोई काम करते हैं, कुछ काम चाहते हुए कुछ अच्छे हो जाते हैं, कुछ चाहते हुए गलत भी हो जाते हैं, तो उस पर हम उन चीजों से हम भाग नहीं रहे। हम भारतीय जनता पार्टी के साथ आगे जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, हमारा उद्देश्य एक ही है, हमने देश को राष्ट्रवाद के साथ बांध के रखना है, देश को आगे लेकर चलना है। अगर ये करना है, देश का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर हमने माननीय विधायक श्री उराव जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस क्षेत्र में काम करना है। जहां भी हमें पार्टी या नेतृत्व या संगठन हमें कहेगा, हम उसके लिए समर्पित हैं और सभी कार्यकर्ता मिलकर हम काम करेंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ा परिवार है, सब भारतीय जनता पार्टी के हिस्से हैं। गत चुनाव में अचानक कुछ निर्णय होने के कारण से कुछ कार्यकर्ता उस चुनाव में सक्रिय नहीं रहे थे चुनाव में, और इस कारण से एक उनकी सक्रियता भारतीय जनता पार्टी में कम हो गई थी। आज सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो किन्हीं भी कारणों से पिछले चुनाव में नहीं लग पाए थे, वो पूरा के पूरा परिवार पुनः जुड़ गया है। भारतीय जनता पार्टी में पूरी उनकी सक्रियता दोबारा से हो गई है। उन्हें हम ज्वाइनिंग कहें, घर वापसी कहें, जो मर्जी कहें, लेकिन पूरा का पूरा भारतीय जनता का परिवार एक मुट्ठी होके एक साथ खड़ा है। माननीय शिव अरोड़ा जी जिंदाबाद, जिंदाबाद जी जिंदाबाद, जिंदाबाद। माननीय हरीश जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी एक दो जगह खबरों में बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने समान अधिकारों के संकल्प की सिद्धि में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाकर एक नया इतिहास रच दिया है। आजादी के बाद देश का पहला समान नागरिक संहिता विधेयक उत्तराखंड विधानसभा में पारित हो गया है, जिसके साथ उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। उत्तराखंड में एक ऐसे काम की शुरुआत हो रही है, एक ऐसा काम आगे बढ़ रहा है जिसकी प्रतीक्षा देश को लंबे समय से थी। इसमें जहां मैं अपने नेतृत्व का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, साथ ही साथ मैं उत्तराखंड की देवतुल्य जनता का भी मैं दिल से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं, उनको प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। विधेयक में एक समान सामाजिक नियम लागू करके सभी भेदभाव और कुरीतियां समाप्त करने का प्रावधान है। विधेयक में सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए एक ही कानून का प्रावधान है। समान नागरिक संहिता विधेयक लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और सभी नागरिकों के लिए कानूनी प्रक्रिया को सरल और सुलभ बनाने में बेहद महत्वपूर्ण है। हर उत्तराखंड वासी को बराबरी का अधिकार दिलाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। समान नागरिक, समान अधिकार। ब्रेक के बाद खबर में आगे बढ़ते हैं, जहां मुनिकीरती थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऑटो अनियंत्रित होकर के एक खंभे से जा टकराया। घटना में ऑटो दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जबकि ऑटो का चालक गंभीर रूप से घायल हुआ, जिसे उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना में खंभे के पीछे सड़क पर सो रहे एक बाबा की जान जाते जाते बची है। पुलिस ने बताया कि घटना देर रात करीब 2 बजे की है। घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। बता दें कि ये घटना कैसे हुई है, इसकी जानकारी अभी नहीं मिली है।
वहीं ड्राइवर से पूछताछ और टेक्निकल जांच के बाद ही घटना की जानकारी पुलिस कंफर्म कर पाएगी। उत्तराखंड बुलेटिन देख रहे थे आप। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।